धर्मनगरी पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पतंजलि गुरुकुलम की रखी आधारशिला, सीएम भी हुए शामिल। सीएम समेत भाजपा नेताओं ने चलाया दीवार लेखन अभियान। लिखा, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने निकाली पदयात्रा। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। सरकारी विभागों में भर्तियों के नाम पर नाटक कर रही सरकार। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी भाजपा। कल लोकसभा चुनाव पर बैठक करेगी बीजेपी। चुनाव प्रबंधन की टोली, प्रचार प्रसार की टीम और लोकसभा के प्रभारी के साथ कई विषयों पर होगी चर्चा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही महीने का समय शेष है। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी तैयारी में जुट चुकी है। बात अगर सत्ताधारी पार्टी भाजपा की जाए तो भाजपा लगातार कार्यक्रम कर रही है। इसी के साथ भाजपा ने दीवार लेखन अभियान शुरू किया है, जिसमें भाजपा दीवार पर तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार का संदेश लिख रही है। 5 जनवरी से शुरू हुआ यह अभियान 14 जनवरी तक चलेगा। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अपने कैंप कार्यालय के पास दीवार लेखन कार्यक्रम के तहत संदेश लेखन कार्यक्रम किया। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पूरा देश कमलमय हो रहा है और लक्ष्मी जी भी कमल के फूल पर ही बैठकर प्रकट होती है। संसार कमलमय हो रहा है और कमल का फूल जो है, आपको पता है, लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठ के ही प्रकट होती है और हमारे लिए बहुत ही कमल का जो निशान है बहुत शुभ निशान है। भारत के लिए धार्मिक निशान भी है, शुभ निशान भी है। और निश्चित रूप में जो भारत के अंदर इस समय आप टूरिज्म देख रहे हैं बढ़ने जा रहा है और खासकर अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ बनेगा। निश्चित रूप में ये टर्न हो जाएगा, डोमेस्टिक जो है इंटरनेशनल में टर्न हो जाएगा। तो निश्चित रूप में वहाँ पर नॉर्थ साउथ कोरिया से और अनेक स्थानों से, इंडोनेशिया से, कंबोडिया से, क्योंकि राम का प्रभाव पूरे साउथ एशिया में रहा। अगर आप म्यांमार में जाएंगे तो वहाँ भी राम किंग करके और राम की कथा दिखाई जाती है। इसी प्रकार से आपके कंबोडिया में, इसी प्रकार से मलेशिया में, इंडोनेशिया में राम की चर्चा होती है और राम की कथा दिखाई जाती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरिद्वार पहुंचे, जहां योग गुरु स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत सहित भाजपा नेताओं और साधु संतों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि पतंजलि योग पीठ का 29वां स्थापना दिवस और स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद की जयंती के अवसर पर पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ स्वामी दर्शनानंद कार्यक्रम में मौजूद रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पतंजलि गुरुकुलम की आधारशिला रखी। मैं विश्व भर में योग, प्राणायाम और भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले पूज्य स्वामी रामदेव जी का तथा अपने औषधि ज्ञान से असंख्य व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को भी यहां से प्रणाम करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में, और इसके लिए स्वामी जी ने जब कार्यक्रम की रचना की थी तो स्वामी जी ने तब कहा था कि मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को इस कार्यक्रम में शिलान्यास के लिए बुला रहा हूं। उनको मैंने निवेदन किया है और मैं घर घर जाकर लोगों को स्वयं निमंत्रित करूंगा और उसका आज प्रतिफल यहां पर दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी विशाल संख्या में जो हमारे योग साधक, स्वयंसेवक, शिक्षकों तथा गुरुकुल में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों का जो आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
उच्च शिक्षा उन्नयन समिति उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन उच्च शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार कुलपतियों और प्रोफेसरों से बातचीत कर रहे हैं। उपाध्यक्ष ने कहा कि नई शिक्षा नीति राज्य सरकार ने देश में सबसे पहले लागू की। 100% कॉलेज और विश्वविद्यालय इसे लागू करे, इस संबंध में बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों से इस विषय में बातचीत हो रही है, जो कैलेंडर है उसे किसी तरह ठीक प्रकार से लागू किया जा सके और जहां दिक्कतें हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सके, इस पर बातचीत कर सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पर भी काम किया जा रहा है। नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला प्रदेश है। निश्चित तौर पर इस पर बहुत तेज़ी से काम हुआ है, लेकिन अभी एनईपी के जो कुछ बिंदु ऐसे हैं, ख़ास तौर पर जो मल्टी डायमेंशनल मल्टी फैकल्टी का जो मामला है, उसे लेकर के अभी थोड़ा दिक्कतें मैं महसूस कर रहा हूँ। कुछ दिक्कतें हमारी व्यवस्था को लेकर के भी हैं। तो ऐसे में हमको उन दिक्कतों को दूर करते हुए शिक्षा नीति के अनुरूप ही अपनी कार्यप्रणाली को विकसित करना होगा और साथ ही जो हमारा एक सिलेबस होता है उसको, जहाँ में यूजीसी के सिलेबस की मदद लेनी है, वहीं 20% सिलेबस जो है राज्य का भी हो सकता है। तो उसको राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार जो है इस प्रकार से आगे विकसित करना है, उस पर मैं सुझाव ले रहा हूँ। और साथ ही कुछ ऐसे विषय जो अन्य राज्यों में नहीं होंगे लेकिन उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसे कि आपदा प्रबंधन का है, इसी प्रकार से कुछ अन्य मामले, तो उनको लेकर के भी हम जो है अपना एक आगे का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के जो मूल भावना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बंटवारे के बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। गठन के बाद से अब तक आरटीआई के तहत एक बड़ा खुलासा हुआ। काशीपुर की अधिवक्ता नदीमुद्दीन ने आईटीआई के तहत उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से सूचना मांगी, जिसमें खुलासा हुआ कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के क्रियाकलाप की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार की ओर से 20 वर्षों से विधानसभा के समक्ष नहीं रखी गई। वर्ष 2003 में राज्य वक्फ बोर्ड गठन से 2023 तक 20 साल में किसी भी वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट बनी ही नहीं। वक्फ बोर्ड के क्रियाकलाप की जो वार्षिक रिपोर्ट है, जिसकी साल भर में वक्फ बोर्ड ने क्या किया और वक्फ संपत्तियों का क्या हुआ, उसका प्रशासन कैसे हुआ, उसकी रिपोर्ट साल भर में वित्तीय वर्ष जब खत्म होता है तो जो है सरकार को बनानी है। धारा 98 में वक्फ अधिनियम की ये प्रावधान है और उसे विधानसभा के सामने रखना है। लेकिन जब हमने सूचना मांगी तो पता ये चला कि 2003 से लेके, यानी उत्तराखंड गठन से ही लेके जो है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की जो है 23 तक 20 वर्षों में कोई भी वार्षिक रिपोर्ट जो है रखी नहीं गई और जो है यहाँ तक कि बनाई ही नहीं गई। इसका मतलब बिल्कुल अपारदर्शी तरीके से वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से काम कर रहा है। जॉलीग्रांट में ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी का नाम हरिओम गुप्ता बताया जा रहा है। इसी मामले में पीड़ित ऋषि चौहान के साथ स्थानीय मेडिकल व्यापारियों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मेडिकल स्टोर है और उसके सामने एक जस्ट गुप्ता जी का कॉम्प्लेक्स है। तो उस कॉम्प्लेक्स के मालिक वही हैं, गुप्ता जी हैं। उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल बिजनेस प्रोजेक्ट है जिसमें आप काम करोगे तो आप 4 साल के बाद 10.5 लाख रुपए हफ्ते कमाओगे। उस झांसे में उन्होंने पूरी कंपनी की बात बताई नहीं कि कंपनी क्या करती है, क्या है, कुछ नहीं बताया उन्होंने हमें। तो मैं इनके झांसे में फंस गया और उन्होंने फिर मुझे मैंने इनको थोड़ी करके पूरी पेमेंट दी। तो इनके लालच में आया, इनके बहकावे में आया, तब मैंने पैसे कहीं ब्याज वगैरह में उठा कर इधर उधर से मैंने इनको पैसे दिए। चौकी जॉलीग्रांट चौक में शिकायत दर्ज करी है कि इनके खिलाफ कुछ उचित कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में दीवार लेखन का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत देहरादून में पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दीवार लेखन कर कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि दीवार लेखन का कार्यक्रम 5 जनवरी से 14 जनवरी तक वृहद स्तर पर करने का निर्णय लिया गया है, जबकि यह कार्यक्रम कुछ स्थानों पर चुनाव आचार संहिता के बाद तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक बूथ में पार्टी का सिंबल और स्लोगन का लेखन किया जा रहा है, जिसमें अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार का नारा भी दिया गया।
विधिवत रूप से पूरे देश में दीवार लेखन कार्यक्रम ने प्रारंभ किया है और निश्चित रूप से आचार संहिता से पूर्व तक और बहुत से स्थानों पर आचार संहिता के बाद भी हमारा दीवार लेखन कार्यक्रम चलेगा। एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन उसको एक प्रकार से सामूहिक रूप से हमने 5 से 14 जनवरी का उसका समय तय किया है। 5 से 14 जनवरी हर बूथ पर 5-5 दीवार का लेखन हो जाए, इसका हमने कार्यक्रम से आह्वान किया है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पशु आहार बनाने वाली L&T ट्रेडिंग कंपनी में एक कर्मचारी की भूसी में दबने से मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। धर्मपुर चौकी क्षेत्र में एक पशु आहार फैक्ट्री है। तो यहाँ पर कुछ वर्कर्स हैं, ये लोग यहाँ पर पिछले 5-10 सालों से काम भी कर रहे थे। तो इसी में एक ये 45 वर्षीय व्यक्ति हैं, इनका नाम विमल है। इनके द्वारा कल जब ये दिन के समय ये काम कर रहे थे तो एक हादसा यहाँ पर हो गया, जिसमें दौराने काम करने के उसमें जो चारा था पशुओं का, उसके बीच में जो दूसरे एक व्यक्ति वहाँ पर कार्य कर रहा था, मशीन चला रहा था, तो गलती से वो मशीन से वो चारा उसके ऊपर फेंक के उसमें दबने से उसकी मृत्यु हो गई। तो सीसीटीवी फुटेज उस स्थान का और उस घटनाक्रम का पुलिस को मिल गया है और फुटेज में ये पूरी घटना हमने देख ली है। और इस प्रकार ये है तो एक प्रकार से दुर्घटना ही, परंतु इसमें अगर तहरीर मिलती है तो उसमें हम अगली कार्रवाई जो लापरवाही आदि में करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में हरीश रावत ने डिस्पेंसरी रोड स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके पदयात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरीश रावत ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहित देश भर में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार रिक्त पदों को भी नहीं भर रही है। पूरी दुनिया में वार्षिक वृद्धि दर भारत में है और भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड में 93,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन बीते 7 सालों में सरकारी विभागों में भर्तियों के नाम पर सिर्फ नाटक किया जा रहा है। पार्टी का शासन इस देश में और राज्य में चल रहा है, जो केवल और केवल धर्म की रोटियां सेक कर, और वो भी फर्जी रोटियां सेक कर राजनीति कर रही हैं। जितने ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो विकास से संबंधित है, चाहे किसानों से संबंधित है, चाहे अत्याचार, लॉ एंड ऑर्डर पर, उन सारी चीज़ों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। और जो डबल इंजन की सरकार ने वादा किया था चुनाव से पहले कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, 10 सालों के हिसाब से 20 करोड़ लोगों को रोजगार हो जाना चाहिए, तो जो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि लोगों की नौकरियां गई हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर भारत में है और भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर उत्तराखंड के अंदर है, जो 9% से ऊपर है। इस समय 93,000 के करीब तो सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। यदि पिछले 6-7 साल से भर्तियों का, सरकारी विभागों में भर्तियों का नाटक किया जा रहा है और भर्तियां की नहीं जा रही हैं, ढकोसला किया जा रहा है। डोईवाला की ज्वालीग्रांट पुलिस ने युवती का अपहरण की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम रजाज बताया जा रहा है, जो केरल से आया था। बताया जा रहा है कि आरोपी युवती का अपहरण करने में नाकाम होने पर उसे तेजाब से जलाना चाहता था, लेकिन लोगों की सतर्कता से आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ गया। उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024 का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सामूहिक लोकगीत, नृत्य, पेंटिंग, फोटोग्राफी, योगाभ्यास की प्रतियोगिताएं हुई। साथ ही युवाओं ने स्टॉल भी लगाए। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में अलग अलग दिन खेल की तरह विधाएं भी होंगी। इन सभी में जो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करेगा, वह राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर नासिक में प्रतिभाग करेंगे। वहीं राज्य स्तर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। सबका शुभारंभ कर दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से यह हो पाया है। और राज्य युवा महोत्सव
5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक लगातार 5 दिन तक जो है वह चलेगा। और इस युवा महोत्सव में जैसे हम सब लोगों ने देखा है कि परेड ग्राउंड में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे, युवाओं के स्टॉल लगे हुए हैं। और साथ ही विभाग की ओर से ये कोशिश है कि युवाओं की काउंसलिंग या उनकी करियर काउंसलिंग या उनके लिए मोटिवेशनल कोई स्पीच इत्यादि की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर 5 दिनों में अलग अलग सेशन में दे रखे हैं। तो हम सब की कोशिश है कि युवा अधिक से अधिक परेड ग्राउंड में आए, इस युवा महोत्सव से। तो भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि भाजपा कल लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करने वाली है। इसमें चुनाव प्रबंधन की टोली, प्रसार की टीम व लोकसभा के प्रभारी सहित संयोजकों के साथ कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी सांसद, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का मार्गदर्शन भी इस बैठक में मिलेगा। चुनाव योजना बैठक है, तो मैं योजना का विषय बोलता हूँ तो योजना खास है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं की रैली से भी है, चुनाव प्रबंधन की टोली बननी है, प्रचार प्रसार की टीम बनेगी, लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, इन सारे विषयों में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और कल हमारे सभी सांसद उस बैठक में रहेंगे, हमारे सभी कैबिनेट मंत्री उस बैठक में रहेंगे। इसके साथ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी राष्ट्रीय महामंत्री इस बैठक में, वो उनका समय हमको मिलने वाला है। देहरादून में सौर घाटी सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। वहीं गल्ला विक्रेताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे ने पाटनी पंचायत घर में सस्ता गल्ला विक्रेताओं के साथ संगठन जिला अध्यक्ष चंद्र मोहन जोशी की अध्यक्षता में बैठक की और सीएम धामी से हुई बैठक को सकारात्मक बताया। इसके लिए गल्ला विक्रेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे को धन्यवाद भी दिया। धन्यवाद अदा करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे संगठन के पदाधिकारियों की, जितने भी हमारे उच्चाधिकारी थे, उनके साथ एक हमारी बैठक कराई और हमारे तमाम मुद्दों पर, सर्वप्रथम मानदेय के मुद्दे पर हमारी जो बात रखी, उसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी मुद्दे थे उत्तराखंड के, उन मुद्दों को हमारे संगठन के द्वारा बेबाक तरीके से खाद्य सचिव महोदय के सामने रखा गया, जिसमें उनके द्वारा हमें आश्वस्त कर दिया गया है। जो तत्काल व्यवस्था हो सकती थी उसके तत्काल आदेश कर दिए गए हैं। बाकी जो हमारी समस्याएं हैं उनके निराकरण हेतु कुछ दिन का समय लिया गया है और सारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस ओर लग गया है। जोशीमठ प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव डूमक के ग्रामीणों की ओर से की जा रही सड़क बनाने की मांग को लेकर किए जा रहे जन आंदोलन को 10 दिन पूरे हो गए हैं। आंदोलन को देखते हुए एसडीएम जोशीमठ कुमकुम जोशी ने दूरभाष के माध्यम से ग्रामीणों को सड़क बनाने को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिया और बताया कि वर्तमान में जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से इस मोटर मार्ग के लिए युद्ध स्तर पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं ग्रामीणों के इस जन आंदोलन को कल्प घाटी और दशोली क्षेत्र में भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। ग्रामीणों ने सड़क बनाने को लेकर प्रशासन और अधिकारियों को सद्बुद्धि देने के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। फिलहाल पद यात्रा के द्वारा डूमक गांव के ग्रामीण अपनी बात रख रहे हैं और सड़क के साथ साथ आगामी 18 जनवरी को जिला मुख्यालय में होने वाले विशाल जन आंदोलन और प्रदर्शन के लिए समर्थन की मांग भी कर रहे हैं। आंदोलन करते करते थक गए हैं। अब इस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि अब हम लास्ट स्टेज, अब मरने की स्थिति आ रखी है हम लोगों की। और जो PMJSY द्वारा ये सड़क बनाई जा रहे हैं, ये सड़क डुमक के लिए सक्सेसफुल नहीं है। ये खाली डुमक गांव वालों को गुमराह किया जा रहा है। और हम ये चाह रहे हैं कि यदि हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है तो हमको इस तरह से गुमराह न किया जाए। 2007-8 में पूरे उत्तराखंड में 88 सड़कें मंजूर हुई थी, जिसमें से हमारी सड़क भी थी। इसलिए और सरकार के नुमाइंदे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने आज एक इन लोगों को सद्बुद्धि आए, इसलिए सद्बुद्धि यज्ञ किया है। हम चाहते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी इसके संबंधित हैं
चाहे वो शासन है, प्रशासन है, चाहे डिपार्टमेंट है, उनको सद्बुद्धि आए और इस लटकी हुई सड़क, भटकी हुई सड़क, अटकी हुई सड़क को तुरंत पूरा कर दिया। हरिद्वार में देर रात हर की पौड़ी क्षेत्र में भ्रमण पर निकले डीएम धीरज गर्ब्याल और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने गंगा घाट पर सो रहे गरीबों को कंबल बांटे, साथ ही चाय और बिस्किट भी खाने के लिए दिए। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम और एसएसपी के हाथों कंबल पाने वाले लोगों ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। वहीं डीएम ने लोगों को जानकारी दी कि सर्दी से बचने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जिले में कई स्थानों पर अलाव के लिए पर्याप्त लकड़ी की व्यवस्था भी की जा रही है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से हम लोग देख रहे हैं जगह जगह पे कई लोग ऐसे तो नहीं जो खुली आसमान में सो रहे हों, और जो लोग सो भी रहे हैं अगर उनको ज़रूरत के हिसाब से उनको हम लोग रैन बसेरा में भी शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे यात्री भी हैं जो देश के कोने कोने से यहाँ पे आए और ठंड की वजह से एक कोने में आग सेक रहे हैं, तो उन लोग को हम लोग कंबल बांट रहे हैं। और ये पूरा अभियान हमारा ये केवल हर की पौड़ी क्षेत्र में ही नहीं है, पूरे जनपद में चल रहा है और लगभग 150 स्थानों पर हम लोग अलाव जला रहे हैं। कुछ समय से लगातार ठंड काफ़ी बढ़ी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी निर्देश थे सभी जगह पे जहाँ पर ठंड की वजह से ऐसी स्थिति का सामना उन्हें करना पड़ता है, पैसों का भी अगर कोई शॉर्टेज है, तो लगातार हम लोग संपर्क में भी थे। कुछ लोगों को हमने चिन्हित भी किया था और ऐसे उन स्थानों पर आके आज कंबल वितरण के साथ साथ चाय वगैरह का जो भी अरेंजमेंट्स हैं, हमारे लोकल के एसडीएम्स हैं, सीओज हैं, एसएचओ वगैरह लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं। साथ में प्रशासन में बात हमारे डीएम साहब की अध्यक्षता में ये बात भी हुई थी कि जो लोग धर्मशालाएँ हैं उसमें कुछ जैसे कक्षों की भी व्यवस्था की जाए। अगर केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक लोगों को सभी विभागों के अधिकारी योजनाओं की जानकारी घर घर तक दे रहे हैं। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर सब्जी मंडी में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग मौजूद रहे और लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में आयोजित सभी लोगों ने भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने की शपथ ली। कार्यक्रम में पूर्व विधायक और भाजपा नेता शैलेंद्र मोहन सिंघल भी मौजूद रहे। जसपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेशों के बाद नशे की रोकथाम के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। लगातार नशे के खिलाफ और नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पुलिस ने एक आरोपी को भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाओं और कैप्सूलों के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय के सामने पेश कर दिया है। वहीं क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेशों के बाद नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दिनों लगातार इसमें जसपुर पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है। इसी क्रम में अपने क्षेत्र में ये महिला है जिसका नाम है लीलावती और ये बुआ के नाम से फेमस है। ये भी इसी प्रकार के ये अवैध रूप से शराब बेचना और नशीले पदार्थों की तस्करी करना इसी में लिप्त रहती है। पूर्व का इसका आपराधिक इतिहास भी इसी प्रकार का है। सूचना पर इस महिला को इसके घर के बाहर से ही उपरोक्त प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी करते हुए इसको गिरफ्तार किया गया है। टोटल 360 टैबलेट्स इसके पास से मिली हैं, जैसे अल्प्राजोलम और ट्रामाडोल आदि टैबलेट इस पर मिली हैं जो कि प्रतिबंधित है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश किया जा रहा है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।